सबके प्रणाम बा आ राम राम बा। हम रउआ सबके आज के सरकार की कहानी जुबानी सुनावल चाहतानी। एगो पंडित जी रहलन, एगो बहुत बढ़िया गाना गौले रहलन। उ पंडित जी तो मर गइलन कोरोना काल में, लेकिन ई गानवा ये सरकार पे इतना हिट गइल न कि हम का बताएं। जानतनी एगो गाना रहे कि आइल हितई में उ 4 दिन खातिर, लेकिन हल्फा मचा के गइल। हमारे गौवा के सुखारी के रहे साली और रहे बड़ा भोला भाली। आइल हितई में उ 4 दिन खातिर, लेकिन हल्फा मचा के गइल। वही तरह यही पूर्वांचल में गुजरात से एक जना अइलन आ बनारस से लड़ के प्रधानमंत्री भइलन आ ऐसन कैलन कि आइल हितई में उ 4 दिन खातिर, लेकिन हल्फा मचा के गइल। 70-75 वर्षों में जिस सरकार ने हल्फा मचाने का काम नहीं किया, वह हल्फा इस सरकार ने 10 वर्षों में मचा दिया। इस गाने को अगर सुनेंगे और इस गाने को अगर समझेंगे तो सरकार पर एकदम सटीक बैठती है। भोजपुरी तो है, लेकिन बड़े मज़ेदार है। आज यह सरकार उसी तर्ज पर पूरे देश में हल्फा मचाई हुई है। आज स्थिति कुछ गड़बड़ाई है। गड़बड़ाई ये है कि जहाँ भी मध्य प्रदेश या कहीं भी चुनाव रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। जितनी भीड़ 2014 और 2019 तक हो रही थी, वो भीड़ बिल्कुल कम हो रही है। जब से इंडिया आई है, तब से एनडीए परेशान है। जब से इंडिया आई है, तब से एनडीए परेशान है और 70-75 वर्षों में सोच रही थी कि कब हमारी सरकार आए कि हम हल्फा मचाएं। सरकार तो आई और आने से पहले भी हल्फा मचाई और आने के बाद भी हल्फा मचा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आज हल्फा मचा रहे हैं, वो एक दिन राम रथ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भ्रमण किया करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ पर जो चढ़ावा चढ़ा, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो कितने अरब और कितने खरब थे, लेकिन पार्टी के काम आया। ये इनको जो प्रचार प्रसार का श्रेय जो दिया गया, इसके पीछे की कहानी तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, उस कहानी के विषय में हमें नहीं जानना है। लेकिन ये साहब जब 14 में आए थे तो भाषण में कहे थे कि मैं एक स्टेशन पर चाय बेचा करता था। मैं स्टेशन पर चाय बेचता हूँ और जब मैं छोटा था तो मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती थी। मेरी परवरिश करने के लिए पानी भरती थी। मेरी परवरिश करने के लिए लोगों के झाड़ू बर्तन करती थी। मैं देश से गरीबी मिटाना चाहता हूँ। मैं देश से गरीबी मिटाना चाहता हूँ। मैं चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। झाड़ू बर्तन करने वाली माताओं बहनों को मैं संसद में बैठाना चाहता हूँ और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में चढ़ाना चाहता हूँ। इस बातों से उन्होंने इतना बड़ा हल्फा मचाया
इतना बड़ा हल्फा मचाया कि उस हल्फा की रेस में बहुत सीटें मिली और सरकार बन गई। हल्फा मचा तो ऐसा मचा कि कोरोना आया और हल्फा मचाने वाला गायब ही गायब हो गया। हल्फा मचाने वाला गायक ही गायब हो गया और सरकार बनी, और सरकार भी ऐसी हल्फा मचाई कि सब पार्टियों के अंग अंग तोड़कर रग रग में खून दौड़ना रोक दिया। लेकिन जब एनडीए आई तो एनडीए के अंदर खलबली मचाई, और जब एनडीए के अंदर खलबली मची तो मोदी जी की भीड़ में, मोदी जी के रैलियों में सिर्फ कुर्सियां दिखी, भीड़ खत्म। भीड़ कहाँ जाने लगी? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैलियों में। आज का चुनाव फिर दोबारा हल्फा मचाने जा रहा है, और यह हल्फा इंडिया मचाएगी, एनडीए मचाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन इस समय के बीच में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार 2014 से झूठी रेवड़ी बांट रही है और फिर बांटने का प्रयास कर रही है। अगर इसी तरह इंडिया मजबूत होता रहा तो गैस सिलेंडर फ्री में, पेट्रोल डीजल फ्री में मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि सरकार कुछ भी हो जाए कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती है, और कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बाद प्रधानमंत्री बनने के लाइन में अगर इंडिया मजबूत होती है और इंडिया कमज़ोर होता है तो हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इंडिया मजबूत होती है, एनडीए कमज़ोर होता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसमें कौन मजबूत होता है और कौन कमज़ोर होता है अभी रैलियों में पता चल रहा है। इस रैलियों के माध्यम से कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक ईवीएम है तब तक एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन जब तक इंडिया है तब तक एनडीए के सीने में दहशत बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया से पूरा भारत बहुत प्यार करता है। आज हमारे देश में जो कुछ भी है वो इंडिया की देन है। इंडिया ने हमारे देश को अपने हिस्से से 85% दान कर दिया था और 95% तक दान कर दिया था, तब जाकर के हमारा भारत एक हुआ था और भारत का विकास हुआ था। आज जनगणना होने के बाद सरकार बैकवर्ड की बात कहकर प्रधानमंत्री बनी थी कि हम बैकवर्ड हैं, हमें लोग देखना नहीं चाहते हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमें लोग गाली दे रहे हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमें लोग नीचा दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री बने थे। वह प्रधानमंत्री अब जनगणना को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जाति पात से ऊपर आ चुके हैं और सिर्फ अमीरी और गरीबी की बात कर रहे हैं। जहाँ भी भाषण दे रहे हैं कह रहे हैं कि हमारा परिवार, आप लोग हमारा परिवार हैं, आप लोग हमारा शुभचिंतक हैं, हम आप लोगों के शुभचिंतक हैं, हमारा जीवन आप लोगों के लिए है, हमारा जीवन भारत माता के लिए है। लेकिन भारत माता की संपत्ति धीरे धीरे भारत माता के अंगों को छत बिछत करके बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, हमारे देश से रोज़गार ख़त्म करते जा रहे हैं, लोगों के पेंशन छीनते जा रहे हैं, लोगों की ताकत छीनते जा रहे हैं। और जो सरकार
75 वर्षों में रोजगार दे देकर लोगों को पेंशन युक्त किया था, उस सरकार को गाली देते हुए सबके रोजगार और पेंशन छीन रहे हैं और अपने और सांसद विधायकों को सैलरी दिलवा रहे हैं, और वो भी अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में, और सारे सुख सुविधा भोगने के बाद भी, सारे सुख सुविधा फ्री में लेने के बाद भी यह सरकार पिछली सरकार को गाली दे रही है। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि अगर पिछली सरकार नहीं होती तो क्या आपके पास कुछ भी होता? क्या आपके बाप दादा परदादा होते? क्या उनकी संतानें आज भक्ति करती? क्या उनकी संतानें आज दूसरे की चमचागिरी करती? नहीं। अगर वो सरकार अच्छी नहीं होती तो आज न आरएसएस होता, न बीजेपी होती, न सपा होता, न बसपा होता, न अन्य पार्टियां होती। लेकिन वह सरकार इतनी अच्छी थी कि देश को तो बनाई ही बनाई, हमारे पार्टियों को भी बनने में सहयोग किया, क्योंकि वो जानती थी कि विरोध करने पर ही समाज को कुछ मिल सकता है। अगर इसी तरह इंडिया विरोध करती रही और इंडिया मजबूती से सरकार के सामने खड़ी रही तो वह दिन दूर नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम और सारे वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। अगर कमज़ोर पड़ी तो महंगाई बढ़ती जाएगी, अगर ताकत में आई तो महंगाई घटती जाएगी, क्योंकि महंगाई पर काबू अगर पा सकता है तो सिर्फ पिछली सरकार, अगर महंगाई को रोक सकता है तो पिछली सरकार, अगर महंगाई पर काबू पा सकता है तो पिछली सरकार, अगर रोज़गार दे सकती है तो पिछली सरकार, अगर सुख सुविधा दे सकती है तो पिछली सरकार, अगर विकास दे सकती है तो पिछली सरकार। इस सरकार में वह शक्ति नहीं जो विकास पैदा कर सके, इस सरकार में वह शक्ति नहीं जो हिंदू मुसलमान से बाहर आ सके, इस सरकार में वह शक्ति नहीं जो मंदिर मस्जिद से बाहर आ सके, इस सरकार में वह शक्ति नहीं जो स्वर्णों को किसी काबिल बना सके, इस सरकार में वह शक्ति नहीं जो किसी को सुखी देख सके। अगर किसी को भी अगर सुखी देख सकती तो ईडी आईडी का छापा नहीं डलवाती, सीआईडी का छापा नहीं डलवाती, सबको सुख चैन से जीने देती और सुख चैन से रहने देती। जो लोग सवाल पूछते हैं, जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग इनके झूठ को उजागर करते हैं, ये उनके ऊपर ईडी सीआईडी भेजकर उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं, जो इन्हीं के लिए घातक होता जा रहा है। हम सरकार से कहना चाहेंगे, अच्छा या बुरा, देश बहुत भावुक है। आपने चाय बेचा, आपके माता जी घर घर बर्तन चूल्हा की, इस बात को सुनकर पूरा भारत भावुक हो गया और आपको वोट दिया। आप भारतवासियों के साथ धोखा मत कीजिए, आप भारतवासियों को महंगाई के बोझ तले मत दबाइए, आज भारतवासियों को बेरोजगारी में मत ढकेलिए, आज भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। इन्हें जिस तरह आप सुख सुविधा उठा रहे हैं उसी तरह इन लोगों को भी सुख सुविधा देने का प्रयास कीजिए। जो आपकी सैलरी 12 लाख है उसे 1/4 कर लीजिए, जो सांसद विधायकों की सैलरी है उसे 1/4 कर लीजिए और बाकी के पैसों को समाज में बांट दीजिए। हमारा देश राम राज्य की ओर अग्रसित हो जाएगा और आपकी कुर्सी भी बची रहेगी और हमारा समाज और देश भी बचा रहेगा। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका हर काम अच्छा है, आपकी हर बातें अच्छी हैं, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। जैसे आपने कहा था कि हमने बीजेपी वालों ने, हमें आरएसएस वालों ने बनारस भेजा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि हमें न कोई भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ। हमें तो गंगा मैया ने बुलाया है। भाषण भी दिए, लोगों ने ताली भी बजाई, सबने आपकी जयकारा भी लगाई और सबने आपको वोट दिया। लेकिन उसी गंगा के तट पर आपने एक बात और कही थी कि कबीरदास, तुलसीदास और विवेकानंद जी महाराज इसी घाट पर प्रवचन किया करते थे।
एक साथ बैठकर हम आपसे पूछना चाहते हैं और उस समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं जो लोग इस बात पर विश्वास करके आपको वोट दिए थे और आप सरकार में आए थे, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कभी नेट खंगाल कर देख लिए होते कि क्या ये तीनों लोग एक साथ थे? नहीं थे। इन तीनों लोगों में 400 वर्षों का अंतर है, तो एक साथ बैठ के प्रवचन कैसे कर सकते हैं? तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सरकार सत्य पर चलती है, कोई सरकार झूठ पर चलती है, कोई सरकार कल छल बल पर चलती है, कोई सरकार गन पर चलती है, कोई सरकार में सबसे ज़्यादा पॉकेट मार होते हैं, किसी सरकार में सबसे अधिक शरीफ होते हैं, कोई सरकार में बहुत बड़े डाकू होते हैं, किसी सरकार में बहुत बड़े शरीफ होते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि झूठ परोसना और 39 पार्टियों को झूठ में ढकेलना और सबको झूठ बोलना सिखाना और पूरे देश के बच्चों में झूठ परोसना ये सरकार के हित में नहीं है। सरकार भले चली जाएगी, सरकार भले रहेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी गाली देगी। तो हम ऐसा इतिहास न रचें कि आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे जिस तरह हम पहले की पीढ़ियों को गाली देते हैं, और सरकार में रहने के लिए हर कदम उठाने का प्रयास करते हैं और उठाते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप जाग जाइए, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, लेकिन जो आप झूठ के बल पर झंडा गाड़े हुए हैं, झूठ के बल पर हल्फा मचाए हुए हैं और इस गाने को सत्य कर रहे हैं कि आइल हितई में वो 4 दिन खातिर लेकिन हल्फा मचा के गए। ठीक है, आप 4 दिन के लिए आए हैं, हल्फा मचा रहे हैं और मचा कर चले भी जाएंगे, लेकिन ऐसा हल्फा मत मचा के जाइए कि आपके जाने के बाद पूरे आने वाली पीढ़ियाँ आपको गाली दें। इसी सब बातों के साथ हम आपको प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए सभी देशवासियों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हैं और अपने बातों को विराम देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो 17 मिनट की हो गई है, 16 सेकंड की हो चुकी है। और समाज के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बात अगर प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहते हैं, महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात पाना चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सरकार के बाद हमारी बात पहुंचे तो उनको ये गाना ज़रूर सुनें और इस पर विचार करें कि आइल हितई में वो 4 दिन खातिर लेकिन हल्फा मचा के रह गई। जानता नहीं के रहे सुखरिया के साली रहे। जय हिंद, जय भारत।